नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हर इंसान को ज़िंदगी में न्यूनेस चाहिए, नयापन चाहिए। पुरानी ज़िंदगी से बोर हो चुके हैं, तो आज बात करेंगे वास्तु टिप्स पर, आज बात करेंगे उपायों की। और तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर, बहुत बार बात करते हैं हम ज्योतिष की, केमिस्ट्री की, न्यूमरोलॉजी की, लेकिन आज बात करेंगे हम वास्तु टिप्स पर। आज बात करेंगे उपायों से रिलेटेड, उपायों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे अपने परिवार के लोगों को। लेकिन बात आती है प्रोफेसर बेड के ऊपर। बहुत बार देखा गया है कि घर का जो बेड है ना प्रोफेसर, कई बार इंसान का हिलता है, उसमें आवाज़ें आती हैं, या उसका लेदर जो होता है वो फटा हुआ होता है। जो घर में चारपाई रखी हुई है, जो उसका बान है ना, जो बेड का, जो हम पंजाबी में मंजा भी बोल देते हैं उसे, वो भी टूटा हुआ होता है। तो इंसान का कौन सा ऐसा ग्रह खराब होता है और उस ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत अच्छा शिवाली जी, आज आपने बात की कि हम छोटे छोटे टिप्स देंगे जिससे इंसान की ज़िंदगी बदली जा सकती है। जो बेड होता है आपका 12वां हाउस होता है, जिससे खर्च तभी कर पाओगे अगर आपके पास इनकम होगी। तो 12वें घर को हमेशा ही कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है और विदेश भी चले जाते हैं जब कभी ख़राब होता है। तो भाई आजकल तो ख़राब होना सही है, लेकिन मैरिज लाइफ ख़राब हो जाती है अगर ख़राब हो रहा हो। तो 12वें घर को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12वां घर अगर ख़राब हो जाए तो खर्चे नहीं हो पाते। तो ये जो आपका बेड होता है, बिस्तर होता है, 12वां हाउस होता है। अगर ये हिल रहा है, इसका ये मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी स्थिरता नहीं रहेगी। आप लंबी कमाई नहीं कर पाओगे। जो भी आप कर रहे हो बिजनेस, उसमें शॉर्ट कमाई करोगे, उसके बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लंबी कमाई का मतलब ये होता है कि कोई भी आप बिजनेस करते हो, वो हर इंसान चाहता है कि मेरे पास एक मशीन है तो मैं 2 करूं, 2 है तो 4 करूं, 4 है तो 8 करूं। अगर 8 मशीनों से शुरुआत करता है तो बेड के आवाज़ें आती है, बेड हिलता है, तो 8 मशीनें तो 8 ही बिक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाता। तो कभी भी इंसान का जो है मंजा, कभी भी चारपाई और कभी भी बेड, ये टूटा हिला हुआ नहीं चाहिए, सख्त चाहिए। जितना मजबूत होगा उतना 12वां घर आपका मजबूत होगा भाई। इसलिए हमेशा याद रखना है, चारपाई को नहीं बना कर रखना है। बेड आपका कभी भी थोड़ा मोटा घिसा है, पॉलिश उतरी है, तो उसको जल्दी से पॉलिश करवा लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर आपका चारपाई या आपका बेड वाइट कलर का होता है, लाइट कलर का होता है, क्योंकि 12वां घर हमारी छत होती है। छत को जितना साफ रखते हो, पहले जो घर वाले होते थे ना, पुराने बुजुर्ग होते थे, वो छत के ऊपर सोया करते थे, खुली हवा में, खुली हवा में सोते थे, और पंखा लगाकर छत, हमेशा हमें आसमान दिखाई देता था। पहले जो बुजुर्ग होते थे, मैं भी छोटे होते सोता था। तो कभी भी ज़िंदगी में हमें परेशानी नहीं आती थी, बहुत परेशानियां बिल्कुल भी नहीं आती थी। आजकल बड़ी बड़ी कोठियों में सोते हैं फिर भी परेशानियां हैं भाई। तो इसलिए शुक्र ग्रह को सही रखिए। शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए आपको चारपाई नहीं बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर वाइट चादर रखिए। जितना बना ठना के रखोगे अपने बेड को, जितना सुंदर रखोगे, उतनी आपकी ज़िंदगी सुंदर बनती जाएगी। प्रोफेसर, कई बार इंसान की आस पड़ोस के साथ नहीं बनती। क्या घर में हम कुछ ऐसी चीज़ें ला के रख देते हैं जिससे आस पड़ोस का संबंध हो? बहुत अच्छा पूछा शिवाली जी आपने, कि आस पड़ोस के साथ नहीं बनती। आस पड़ोस होता है आपका तीसरा हाउस। तीसरा हाउस होता है आपका पराक्रम का। अगर आस पड़ोस के साथ नहीं बनाओगे तो आपका पराक्रम डाउन रहेगा भाई। हाँ, अगर नहीं बनती चुपके से निकल जाइए, कभी भी डिस्टर्ब मत कीजिए किसी को, ना ही बुलाइए, ना ही, अगर नहीं बनती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल बुलाए नहीं होना चाहिए, जिससे आपका तीसरा हाउस खराब हो जाए। पराक्रम का तीसरा हाउस तो अष्टम से अष्टम भी आता है, बीमार ना पड़ जाओ भाई। तो इसलिए
आप अपना देखिए, मान लीजिए अगर शनि की चीज़ों को आप सही रखते हो, जैसे कि डस्टबिन हो गया, डस्टबिन को साउथ वेस्ट में रखते हो, उसको साउथ ईस्ट में रखते हो, नॉर्थ ईस्ट में रखते हो, या दरवाजे के बिल्कुल सामने रखते हो, तो फिर भी नहीं बनती। हाँ, अगर आप झाड़ू, कोई भी शनि की चीज़ें अगर दरवाजे के सामने रखते हो तो कभी भी आस पड़ोस के साथ नहीं बनती। तो जैसे कि कहते हैं हम, कई दफ़ा इंसान दारू पीता और जो दारू की बोतलें होती है वो बाहर रख देता है, उसकी भी आस पड़ोस के साथ नहीं बनेगी भी। तो शनि की चीज़ों को दिखावा अगर करेगा तो उसकी आस पड़ोस के साथ नहीं बनेगी। तो इसलिए आप कोशिश किया कीजिए, अपने घर की सफाई कीजिए। कभी भी आपका डस्टबिन है जो, वो आपके साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जहाँ पे कचरा वगैरह फेंकते हैं, जहाँ पे डिस्पोजल हमारा स्थान होता है, तो उसमें अगर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने घर में अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ लाते हो, तब भी आपके आस पड़ोस के साथ हमेशा ही बनती है। तीसरे हाउस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हमेशा कर्म करते रहिए। और तीसरा हाउस आस पड़ोस का होता है, आपके पराक्रम का होता है। तो पराक्रम जोश तभी बना रहेगा अगर आपके आस पड़ोस के साथ बनी रहेगी। जी प्रोफेसर साहब, आज हम उपायों की भी बात करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कि राहु का हम बोल देते हैं कि चांदी का हाथी जो है आप अपने घर में रखें। कुछ लोग कह देते हैं कि सूंड नीचे वाला हाथी रखना चाहिए या सूंड ऊपर वाला रखना चाहिए। ये हाथी के पीछे लॉजिक ही क्या है? शिफाली जी, जब कभी ये लाल किताब का है, जब कभी पंचम हाउस में राहु देव आ जाते तो हाथी रखवा देते हैं। जी। ज़्यादातर कहते हैं कि सूंड नीचे वाला होना चाहिए, गंगा जल में भरकर, ऐसा कई कुछ है, उनकी बातें हैं। तो सूंड नीचे वाला नहीं, मैं तो सूंड ऊपर वाला रखाता हूँ बिना पानी के, क्योंकि अगर सलामी देता हुआ हाथी चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, तो वो आपको लिए बढ़िया ही होता है, लक्ष्मी आपको सलामी दे रही है जी। तो मैं तो सूंड ऊपर वाला ही घर पे रखवाता हूँ। जब भी रखवाता हूँ तिजोरी में रख सकते हो। इससे आपके घर में राहु शरारतें नहीं करता। पंचम हाउस में राहु दो जो होते हैं पढ़ाई के लिए ख़राब होते हैं, और बच्चे की औलाद के लिए भी ख़राब होते हैं। भी बच्चा नहीं होने देते, अगर बच्चा हो जाता है तो बच्चे की ज़िंदगी नहीं बनने देते। तो राहु देव पंचम में ख़राब होते हैं। इसलिए हम चांदी का हाथी 52 ग्राम का, 60 ग्राम का, 52 ग्राम का अलग अलग हम देते हैं कि उसकी कुंडली के मुताबिक कौन से हाथी उनकी त्योरी में रखना है। तो ऐसा करने से ज़िंदगी उनकी बदल जाती है। जी प्रोफेसर साहब, आपने अपने घर में भी और अपने ऑफिस में भी हाथी रख रखा है, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? वो शेफाली जी ऐसा है कि मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं रख देता हूँ। मैंने अपने मंदिर में भी रखे हैं, ऑफिस में भी रखे हैं। तो कहते हैं हाथी जो खुशियाँ का प्रतीक होता है, लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो हाथी रखना अच्छा है, बुरा नहीं है। अब ये ना जिंदा हाथी रख लें भाई जी। और ये मैंने तो पीतल के ला रखे हैं, पीतल के रख सकते हो, दरवाजे के सामने रख सकते हो। बड़े बड़े राजा महाराजा पहले बनाते नहीं थे, महल के आगे रखते थे कि ताकि हमारे महल बढ़ता रहे, हमारे महल में कभी धन की कमी ना हो, ताकि मैं दूसरों को बांटता रहूं। तो हाथी लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए लगाते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर शेर लगा रखे होते हैं, तो आपने इसलिए बता दिया कि ये लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए हाथी रखना शुभ होता है, लक्ष्मी का जो आवागम है वो लगा रहता है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत सारे जोशी जो है वो उपाय दे देते हैं कि नारियल जो है वो धार्मिक स्थान पे चढ़ाया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नारियल जो है वो भोले शंकर पर चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल चढ़ता ही नहीं। नारियल का महत्व क्या है, ये कौन सा उपाय है और इसको कौन से देवी देवता पर चढ़ाना चाहिए? शिफाली जी, नारियल में हम ब्रह्मा विष्णु महेश का वास करवाते हैं, कहते हैं जी। इसमें 3 टिक्के होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी बिल्कुल। और बीच में गंगा होती है। जी। तो इसमें जो इसका जल होता है बहुत पवित्र होता है, वो कहीं से नहीं आता, वो खुद बे खुद ही नारियल में पानी आता है, वो नीचे से पानी लेता है, उसके बीच में भरा जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। तो इसलिए जटाओं वाला जो नारियल होता है, सूखा नारियल, हम राहु का मान देते हैं। जी। तो जब भी हम धार्मिक स्थान पे नारियल चढ़ा के आते हैं, शिवलिंग के आगे बिल्कुल भी नारियल नहीं चढ़ता भाई, पहले ये सुनिए, क्योंकि वो साक्षात पहले से ही शिव शक्ति का प्रतीक है, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश का ही उसमें वास होता है, तो उस पर नारियल नहीं चढ़ता। जिसमें कहते हैं ना, अगर हम शिव को शिव की चीज़ ही दे दें, तो ऐसा नहीं होता। शिव को शिव के कहाँ पे बिठाएंगे, ऐसी बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसको शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, धार्मिक स्थान पे देना चाहिए, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर दे सकते हो।
आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर दे सकते हो, तो कहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर सूखा नारियल है तो उसको चलते पानी में जल प्रवाह किया जा सकता है। वो इसलिए ताकि आपकी ज़िंदगी के में जो अड़चनें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो कम हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, आजकल देखा गया है वास्तु का सबसे बड़ा उपाय कि नॉर्थ ईस्ट को साफ रखना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्या ये लंबी बीमारी जो है ये वाकई में ही दे देता है? शेफाली जी, एक वास्तु पुरुष है जो हर प्लाट में होता जी। है, जिसकी 4 दीवारी कर देते हैं वो अलग प्लाट बन जाता है। पहले बहुत ध्यान से सुनिए, प्लाट तो वैसे पूरी धरती ही है जी। अगर उसमें आपने छोटे छोटे मकान बना लिए, वो 4 दीवारी बन गई, तो उसका वास्तु पुरुष आपके घर में पैदा हो गया, वो बन गया जिसमें आप रहने वाले हो। तो नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो वास्तु पुरुष का मुख आता है, वहाँ पे मुख। अगर आप अपने घर के पुरुष जो आपको संभाल रहा है मुख के ऊपर टॉयलेट बनाते हो, तो ऐसी बीमारी लगती है जिसका बिल्कुल भी इलाज नहीं होता, ना इलाज बीमारी। बड़े बुजुर्ग जल्दी चले जाते हैं, घर का हेड भी जल्दी चला जाता है, इसका इलाज नहीं होता। हाँ, अगर आपने बना रखी है तो टॉयलेट को तोड़वा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ नहाने वाला भी चल सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए पवित्र टूटी जहाँ पे पानी पिया जाता है वो लगाई जाए तो बहुत अच्छा है। वास्तु पुरुष के मुख के ऊपर भी पानी जाता रहता है तो उसको भी प्यास लगती है। हमारी धरती है जो कई दफ़ा देखा है ना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो सेम आती जाती है। सेम का मतलब ऐसा है कि गांव में ऐसा पानी आता है जो शोरे वाला होता है, तो वहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती, नीचे से पानी निकलता रहता है, सेम उसको बोलते हैं। तो हमारे पहले जो बुज़ुर्ग होते थे वो सेम का एक नाला निकाल देते थे जिसे बोला जाता था सेम नाला। वो आजकल बंद हो गए हैं, पंजाब में नहीं निकलती, पहले पंजाब में भी आती थी। तो आजकल अम्बाला में, यूपी में, बिहार में, यहाँ पे रह गई। यूपी में बहुत ज़्यादा सेम है, इसलिए खेती वहाँ पे कम होती है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है जब कभी हमारे घर होते थे, जहाँ पे हमारा घर बनता था, वहाँ पे हमारे सेम तो नहीं है, उसका वास्तु पुरुष कैसा होगा? क्योंकि उसका वास्तु पुरुष नहीं होता जहाँ पे सेम होती है। जहाँ पे आपकी धरती होती है, वास्तु जो आपका पुरुष है वहीं पे ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा आपको। तो घर जब भी आप बनाते हो तो आप नीचे से नींव रखते हो, उसको खुश्क करके मिट्टी डाल के, तो वास्तु पुरुष वहाँ पे बन जाता है आपका। तो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा खाली रखना चाहिए। वहाँ पे पीने वाला जल, नल और ट्यूबवेल वगैरह लगाना चाहिए, जिससे वहाँ पे पानी पीने वाला स्टोर भी कर सकते हो, ताकि आप वहाँ से पानी पीने वाला पियोगे तो आपकी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट, बाथरूम या किचन नहीं होना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि शनि देव जब खराब होते हैं तो कुछ निशानियां दे देते हैं। कई बार क्या होता है, आजकल अगर प्रॉब्लम देखी गई है ज़्यादातर लोगों में कि हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है, नाखून खराब हो रहे हैं, ये सब कुछ क्या शनिदेव की ही निशानियां हैं? तो इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? जिसके हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, नाखून खराब होते हैं, उनके शनिदेव खराब होते हैं। शनिदेव को ठीक करने के लिए सूर्य की किरण लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि नेचर में बैठना। लाइटों में बैठते हो तो शनिदेव खराब होते ही होते हैं। जितनी भी आप लाइटों में अंदर बैठोगे, बाहर की धूप नहीं लोगे, तो समझ लीजिए आपके शनिदेव खराब ही रहेंगे। लेकिन फिर भी आप उपाय कर सकते हो। 800 ग्राम उड़द की दाल धार्मिक स्थान पे दान कीजिए, इससे आपके शनिदेव तो ठीक होंगे, लेकिन बाद में धूप लीजिए जिससे शनिदेव आपके खराब ना हो। शनि अंधेरे का कारक का, सूर्य जो धूप का कारक है, तो जितनी भी धूप और रोशनी ये सूर्य से आती है, आपको पता ही है। तो इसलिए शनि को ठीक करने के लिए शनि के दुश्मन, यानी कि शनि का तो पिता है, वैसे शनि दुश्मनी करता है अपने पिता से, उसको अच्छा नहीं सा, लेकिन सूर्य हमेशा ही अपने बच्चे को अच्छा करता है। तो इसलिए ऑपोजिट को ठीक कर लीजिए। जैसे कि कहते हैं कि शनि तुला राशि में उच्च का होता है, सूर्यदेव तुला राशि में नीच की होती है। जैसे रात को सूर्यदेव नीच के होते हैं, रात को थोड़ी ना सूर्यदेव निकलते हैं। हाँ, धरती में निकलते होंगे, अमेरिका में निकलते हैं जिस वक्त हमारे भारत में नहीं निकलते। तो इसलिए आप
जब भी आपके बाल झड़ रहे हों, स्किन कमज़ोर हो रही हो, नाखून ख़राब हो रहे, ऑक्सीजन में जाइए, धूप लीजिए, ठीक हो जाएंगे। फिर भी 800 ग्राम उड़द की दाल धार्मिक स्थान पे दान कीजिए। प्रोफेसर साहब, आजकल जो है मॉडर्न बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं, जो शीशा है उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है? ये शिफाली जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। कभी भी बिल्डिंग पे शीशा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना भी आप बिल्डिंग पे शीशा लगाते जाओगे वो बुध ग्रह होता जाएगा। तो बुध ग्रह कभी भी अकेला बुध खाली होता है, दिखने में बहुत कुछ होता है, धीरे धीरे बिजनेस डाउन होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा बड़ी बड़ी बारियां नहीं बनानी चाहिए, शीशा ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, जितना कम हो सके शीशा लगाना चाहिए। बिल्डिंग अगर आपकी बहुत बड़ी है तो शीशा ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम। जैसे आगे से बिल्डिंग पूरी शीशे से ढक देते हैं, कभी भी देखो वो बिल्डिंग ज़्यादातर नहीं चलती। कई दफ़ा आप सोचा होगा कि फॉरेन में तो ज़्यादातर शीशे की ही होती हैं, तो फॉरेन में शीशे की ज़रूर होती हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसका ओनर चेंज होता रहता है, तो एक ओनर कभी भी एक बिल्डिंग में नहीं बैठता। इसलिए शीशा कम से कम बिल्डिंग में लगाइए ताकि आप कामयाब हो सको। ये बुध का कारका होता है। प्रोफेसर साहब, घर में कलर कौन सा होना चाहिए और घर का फर्श जो है वो कौन से कलर का होना चाहिए? शेफाली जी, हमेशा वही कलर होने चाहिए जो स्मूथ, आपको स्मूथ दिखते हैं, लाइट कलर। जो फर्श है, जैसे कि मैंने भी वाइट कर रखा है, मेरे जो पत्थर है वाइट कलर का लगा रखा है, तो वाइट कलर का ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो जितना भी पत्थर होता है ये शनि देव से आता है। तो शुक्र को अगर बीच में लेते हो, वाइट कलर को अगर बीच में लेते हो, तो शनिदेव कभी भी ख़राब नहीं करते। तो हमेशा फर्श वाइट होना चाहिए, करीम होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए, जिससे आपके शनिदेव खराब ना हो सके। और कलर कोशिश किया कीजिए कि आपकी आंखों को चुभे ना। स्मूथ कलर होने चाहिए, लाइट कलर होने चाहिए, जिसमें आपको आपकी निगाह कमज़ोर ना हो। कई डार्क कलर करवाते, ग्रे कलर करवाते, लाइटें छोड़नी पड़ती है बड़ी बड़ी, जिससे लाइटें छोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। कलर ऐसे होना चाहिए। अगर आप घर में ऐसे कलर, स्मूथ कलर लगवाते हो, लाइट क्रीम कलर, वाइट कलर, कच्चा पीला, बेबी पिंक कलर, ऐसे कलर करवाते हो, इससे आपकी आंखों तो ठीक होती ही होती हैं, घर में खुशियाँ हमेशा ही बनी रहती हैं। जी प्रोफेसर साहब, कई बार क्या होता है, लेडीज़ के पास बहुत सारे पर्स हो जाते हैं, तो उन पर्सों का करे क्या? क्योंकि और भी लेने होते हैं, क्योंकि सूट के साथ मैचिंग भी करने होते हैं, तो कहते हैं कि पर्स अगर हम किसी को देते हैं तो बरकत चली जाती है, तो ऐसा होता है? बिल्कुल शिफाली जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपको वहम भरम डाल रखा है सभी लोगों को कि अगर आप अपना पर्स देते हो तो घर की बरकत चली जाती है। बिल्कुल भी नहीं जाती भाई, बिल्कुल भी नहीं जाती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर्स, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, अगर उसको यूज़ कर लिया तो दूसरों को देने से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी बरकत उसके पास चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो जो इंसान है, अगर वो इंसान आपका पर्स यूज़ करता है, अगर हाँ उनको अच्छा लगता है, उनके पास पैसे आते हैं आपके, क्योंकि आपने उसके बीच में पैसे पहले से ही रखे थे, तो उसमें पैसे का आवागमन बना रहता। अगर कोई गरीब बंदा लेता तो उसके पास भी पैसे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ताकि आपके पैसे उसके पास चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब वहम भरम है। पर्स बांट देने चाहिए, दे देने चाहिए, इससे आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके पास नए पर्स आएंगे। अगर आपके दिमाग में वहम बैठ गया, हाँ भाई मेरे पास तो पैसे जाने शुरू हो गए, तो वो उसका वहम का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना पर्स दे सकते हो। तो प्रोफेसर साहब, जो बरकत जो है वो बरकरार रहे तो पैसे रखने कैसे चाहिए? कुछ लोग क्या होता है, पैसों के साथ कीस को रख देते हैं या फिर चिल्लर को रख देते हैं, क्या ऐसा रखना चाहिए साथ में? नहीं। देखिए, पैसे कभी भी अगर बरकत चाहते हो तो सीधे होने चाहिए। ज़िंदगी में एक बात याद रखनी है, पैसे कभी भी आपने उर्द गुर्द कैसे 500 का ऐसे नोट बना दिया, 1000 कैसे डाल दिया, कुछ ऐसे डाल दिया, 2000, ऐसा कुछ भी नहीं करना। 10 का चाहे नोट है उसको सीधा, उसके 20 का नोट है सीधा, 500 का नोट है सीधा, सीधे नोट होने चाहिए। हाँ, बीच में चेंज जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि चेंज रखने से नहीं रखोगे तो बरकत चली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंज रखने का मतलब ये होता है कि अगर छुट्टे पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो क्या करोगे, बाद में किसी से मांगोगे भाई मेरे को 2 रुपये दे दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंज रखने से आपका फ़ायदा ही है। कई दफ़ा कोई चीज़ लेनी पड़ती है, जैसे कि हम भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो कई दफ़ा बिल बन जाता है 10,000 3 रुपये का, तो वो 3 रुपये के लिए हम 100 का नोट देते हैं।
तो वो 97 रुपीज़ वापस करते हैं, वो संभालते रहते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे। इसलिए छुट्टे पैसे आपके पास होने चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, और कुछ वहम भरम नहीं है, कभी भी वहम भरम नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर बात आई बरकत की, तो आप भी मुझे थोड़े से पैसे दो, मैं चाहती हूँ कि मेरी भी बरकत जो है वो बरकरार रहे। शेफाली जी सभी आके मांगते हैं, कहते हैं प्रोफेसर साहब आपके हाथ से दिया हुआ पैसा बरकत रखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको ऐसे ही पैसे बांटता रहता हूँ, जो भी मेरे पास आता है पैसे लेने के लिए या बरकत लेने के लिए मैं देता हूँ। इससे ये नहीं कि मेरी बरकत चली जाएगी, ये सब वहम भरम है भाई। मैं अपना गले में पैसे जरूर रखता हूँ ताकि मैं दूँ, ताकि मेरे हाथ से दिया हुआ पैसा दूसरों के पास फले। प्रोफेसर साहब आपका घर बहुत सुंदर है, आपके घर का इंटीरियर बहुत सुंदर है। मैंने जितने भी डेकोरेशन पीसेस देखे हैं सारे खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए ऐसे पीसेस देख रही हूँ। क्या इससे एक शुक्र क्रिएट होता है या ऐसे ही पीसेस लगाने चाहिए घर में? कई दफ़ा मैंने देखा है लोगों के घरों में मम्मीज़ की फ़ोटो लगाई होती है, पुरानी जो होते हैं बंदे मर गए होते हैं, जैसे कि पिरामिड जहाँ इजिप्ट में लगे हुए हैं उसकी तस्वीरें बनाई जाती है, तो वो ऐसे लगाई जाती हैं, उनके चिन्ह लगाए जाते हैं घर पे। तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोग अफ्रीकन लेडीज़ की फ़ोटो लगा देते हैं, कई दफ़ा देखा है कि पतली पतली लेडीज़ की फ़ोटो लगवा देते हैं, बहुत ऐसी पिक्चरें लगाते हैं जिसमें खुशी नहीं होती जी। तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। हमेशा वही पिक्चर लगानी चाहिए, वही चीज़ लगानी चाहिए जिससे आपको देखने से आपकी आँखों में भी रंगत आए, खुशी आए, आप मुस्कुराएं, देख के मुस्कुराए भी अच्छा लगता है। कई दफ़ा हम ऐसे भी लगाते हैं कि उदासी वाले चिन्ह लगा देते हैं, तो उदासी वाले चिन्ह बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, खुशियों वाले लगाने चाहिए। हाँ, मैं कई दफ़ा लगाता हूँ, तो मैं बुद्धा जी की कभी लगाता हूँ आंखें बंद करने वाली जो मेरे पीछे लगी हुई है, तो ऐसे लगाता हूँ। तो ऐसे बंदे का ध्यान होता है, मैं ध्यान करूँ, मैं ताकि मैं भगवान को पाऊँ, ज्ञानी हो जाऊँ। तो कई दफ़ा मैं ऐसे ही डेकोरेशन पीस लगा देता हूँ, जैसे नाचने वाले, हंसने वाले, जितने भी आपके घर में हंसने वाली चीज़ें, मुस्कुराती हुई, लाइट पर्दे, लाइट सोफ़े, मेरे सोफ़े भी ज़्यादातर लाइट ही होते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी बन जाती है, खुशियाँ आपके घर में आती हैं। कभी भी उदासी वाली कोई भी चीज़ नहीं लगानी चाहिए। प्रोफेसर साहब मेरा आज का लास्ट सवाल ये है, क्या रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए जैसे आपने और मैंने भी पहन रखी है? क्या इसको धारण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? शेफाली जी, मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था, रुद्राक्ष आंसू हैं भोले शंकर जी के जी। तो ये उदासी का कारका देते हैं। जिन लोगों ने भगवान को पाना है या भगवान को याद करना है, तो मैं तो बाजू के पास बाके रखता हूँ, लेकिन रात को मैं उतार देता हूँ, नहाने के वक्त उतारता हूँ, इसको शुद्ध ही रखता हूँ, खाने पीने वक्त उतारता हूँ और फिर हाथ धो के फिर इसको पहनता हूँ। कई दफ़ा गले में लोग धारण कर लेते हैं रुद्राक्ष की माला। हाँ, अगर माला धारण करते हो तो रात को उतार कर फिर सोया कीजिए, ऐसे मत रुद्राक्ष पहनिए। जो दिन रात रुद्राक्ष की माला गले में धारण करते हैं, कहीं ना कहीं उनको दोष लग जाता है चंद्र का, पैसे की कमी आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब भी आपने रुद्राक्ष की माला पहननी है, नहा धोकर पहनिए, रात को सोते समय उतार दीजिए। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे वास्तु टिप हमें दिए और बहुत अच्छे उपाय भी समझाए कि कैसे इंसान अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ कर सकता है। तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही रोज़ाना के ज्ञानवर्धक वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम का यही मंतव्य है, यही टारगेट है कि आपको घर बैठे हुए ही ज्ञान देना, ताकि आप कहीं उलझे ना और ना ही कहीं अंधविश्वास में पड़े। तो हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।